नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितु। सर्वप्रथम आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तथा पावन पवित्र पुनीत उस महान धरती को मेरा सत सत नमन है जहां की ये त्योहार मनाया जाता है। यह पवित्रता, एकता और ऊर्जा का त्योहार है तथा इतनी आधुनिकता के बावजूद यह प्रकृति से काफी करीब जुड़ा हुआ है। आज भी इसमें मिट्टी के चूल्हे, बांस से बने हुए कलसूप और टोकरियों तथा दैनिक उपयोग होने वाले घरेलू पदार्थ जैसे कि दूध, घी, गुड़, गेहूं के आटे और चावल के मीठे पकवान बनते हैं तथा जो भी सीजनल फल होते हैं उनकी पूजा की जाती है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारा पर्व, हमारा अभिमान। तो फिर एक बार आप सभी को सुख श्रेष्ठ एकेडमी की तरफ से छठ महापर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स आपका भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। जो भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, इससे पहले ब्रिटिश शक्ति विस्तार के अंतर्गत हमने बंगाल विजय की चर्चा कर ली है। इसके अलावा जो चारों मैसूर युद्ध हुए थे उनकी चर्चा की है तथा सिख युद्ध यानी कि आंग्ल सिख युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध तथा आंग्ल वर्मा अफगान युद्ध की भी हमने चर्चा विस्तार से कर ली है। तो आज के सेशन में मेनली जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है लॉर्ड क्लाइव का द्वैत शासन। याद करिएगा कि हम सिर्फ द्वैत शासन को फिर से एक बार रिवीजन करेंगे क्योंकि द्वैत शासन की जो है चर्चा हमारी पिछली क्लास में विस्तार से हो चुकी है। उसके क्या प्रभाव पड़े, उसका कैसे अंत हुआ। इसके अलावा आज जो हमारी मेनली चर्चा होने वाली है वो है वारेन हेस्टिंग्स की जो घेरे की नीति थी उसकी, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की चर्चा करेंगे तथा लॉर्ड डलहौजी की जो व्यपगत का सिद्धांत था, इन सब की जो है हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स फॉन्ट का दिक्कत है, शायद टाइपिंग एरर हो चुका है इसलिए आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं मेनली उसमें सहायक संधि को देखेंगे, घेरे की नीति पर, और जो व्यपगत सिद्धांत था या डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसकी विस्तार में एक एक कर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि हम द्वैत शासन को फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कैसे कैसे जो है ब्रिटिशों का भारत में विस्तार शुरू हुआ। तो सबसे पहले अगर ब्रिटिश शक्ति की विस्तार की आपसे बात की जाए कि कैसे भारत में उनका विस्तार शुरू हुआ, तो इसमें जो 5 मुख्य थे उनका योगदान ज़्यादा। पहले तो जो क्लाइव था जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है, इसके समय हम देखते हैं प्लासी का युद्ध होता है और फिर बक्सर युद्ध के पश्चात ये दोबारा गवर्नर बनता है। क्लाइव हुआ, इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस के समय भी कुछ कार्य हुए, वेलेजली हुआ और डलहौजी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ये पांचों जो थे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में कहा जाए तो इन्होंने मुख्य भूमिका भारत में निभाई, यानी एक साम्राज्यवादी विस्तार करने में इनकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शक्ति का जो विस्तार हुआ था इन्हीं के योगदानों से मेनली भारत में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश मेनली जब 1600 ईस्वी में भारत आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, तो उस समय उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल व्यापार करना था। लेकिन जब वो देखते हैं भारत की राजनीति को देखते हैं तथा यहाँ की कमजोर शासन व्यवस्था को देखते हैं, जो इन आपसी मतभेद है, फूट है, जो आपस में इनकी कमजोर नीतियां है, यानी जो यहाँ के शासक थे उनके जो अंदरूनी कमजोरियां थी, इनका पता चलता है अंग्रेजों को और धीरे धीरे कर ये क्या करते हैं, भारत में विस्तार करने लगते हैं। कैसे? जब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और मीर जाफर जो कि उस समय वहाँ का सेनापति में मुख्य था, खुद उसी ने सुजाउदौला को हराने में अंग्रेजों की मदद की तथा बाकी भी जो उसके दरबार में मुख्य लोग थे उन्होंने मदद की।
तो उन्हें उनकी आंतरिक जो कमजोरी थी उसका पता चला गया, क्योंकि कहते हैं कि घर का लंका जो होता है भेद ही रहे, यानी कि जो घर में का व्यक्ति होता है वो सारी कमजोरियों को अगर बाहर बता देता है तो शत्रु को जो है हराना आसान हो जाता है। तो जब सिराजुद्दौला हार जाता है 1757 के युद्ध में, तो कहीं ना कहीं जो होता है कि भले ही ब्रिटिश जो है बंगाल पर पूर्ण तो अधिकार नहीं जमा पाता, लेकिन एक कठपुतली सरकार वहां पर लाकर रख देता है, यानी कि जब मीर जाफर, मीर कासिम वगैरह बने, ये एक वहां पर कठपुतली नवाब बने, यानी कि अंग्रेज के इशारों पर काम करने लगे। उसी पश्चात फिर क्या होता है, 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज सेनापति हैं और दूसरी तरफ 3 लोग थे, एक दो अब्दस्त यानी कि मीर कासिम जो भाग कर गया था, अब फिर पुनः जाफर ही बन चुका था बंगाल का नवाब। मीर कासिम मुगल में था शाह आलम द्वितीय, और एक अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। क्योंकि 1707 में जब मुगल में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो दिन प्रतिदिन मुगलों की स्थिति जो है गिरती जाती है, और इसी का फायदा उठाकर हमने पढ़ा भी था कि बहुत सारे राज्यों ने स्वतंत्र राज्य की नींव रख दी, जैसे कि बंगाल में, हैदराबाद में, मैसूर में, कर्नाटक में, कई अवध में। तो ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को जब इनका पता चलता है कि ऐसी स्थिति है तो अंग्रेज इसका फायदा उठाते हैं, और 1764 के युद्ध में उन्हें तीनों को पराजित करके ये बंगाल पर जो है अपना संपूर्ण अधिकार कर लेते हैं। बंगाल के जब 1764 के युद्ध के बाद 2 संधियां होती है, कौन कौन सी, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि। तो इस संधि के पश्चात अब बंगाल का नवाब कौन बनता है, तो मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है फरवरी में। क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा जो था नजमुद्दौला वो नवाब बनता है, लेकिन वो नवाब सिर्फ नवाब बनता है, लेकिन सारे अधिकार किसके पास हो जाते हैं, अंग्रेजों के पास। अंग्रेज बोलते हैं कि हम यहाँ सूबेदार नियुक्त करेंगे या निजामत नियुक्त करेंगे, वो हमारे अनुसार चुने जाएंगे। और इसी बात को तय करते हुए अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में राजा सिताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ राय को दीवान या कहा जाए सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, निजामत नियुक्त कर देते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो पूरी उनकी आंतरिक कमजोरियों का पता चल जाता है। मुगलों की स्थिति भी दिन प्रति दिन गिर गई थी, और जो बहुत सारे राज्य थे स्वतंत्र राज्य की नींव रख लिए थे तो उनमें भी कमजोरी आ गई थी। अब उनकी सेना जो थी इतनी मजबूत नहीं थी। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा था कि बाद के समय में अंग्रेज जो है धीरे धीरे कर सबका विलय अपने में कर लेते हैं। जैसे कि मैसूर के चतुर युद्ध में जब टीपू सुल्तान हार जाता है तो वो अपने अनुसार ही किसी को वहाँ का नवाब बना देते, नवाब नियुक्त करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पता चल जाती हैं। लेकिन इस इतिहास को समझने के लिए एक व्यक्ति है विलियम ली वार्नर। विलियम ली वार्नर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया में इन्होंने देसी जो रियासतें थी भारत की, देसी रियासतों को ब्रिटिश नीति के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया। 4 भागों में कालक्रम के अनुसार, यानी इस समय काल को इस नाम से, इस समय काल को इन्होंने इस एक नीति के अनुसार 4 भागों में रखा। एक बात और याद रखिएगा कि ब्रिटिश कंपनी जो थी अपनी सर्वोच्चता और साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए, अपनी सर्वोच्चता और साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए ये 1757 से 1857, क्योंकि 1757 में ही प्लासी का युद्ध होता है और 1857 का विद्रोह, यानी इस 100 सालों के बीच ये 2 तरह की पत्ती अपनाती है। एक तो युद्ध के माध्यम से ये अपना विस्तार करती है जिसमें कई युद्ध हुए, इसके अलावा एक ये कूटनीतिक और प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग करके अपना जो है साम्राज्यवाद का विस्तार करती है। तो 2 इन पत्तियों को याद रखिएगा, एक युद्ध के माध्यम से और एक अपनी कूटनीतिक और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से जो है ये भारत में अपना विस्तार करने लगती है। अब क्या होता है कि अब हम देख रहे हैं घेरे की नीति, जो वो 4 भागों में बांटा था, किसने,
हमने किसकी यहाँ चर्चा की थी, नाम था विलियम ली वार्नर। इसने जो 4 भागों में रखा था तो उसमें सबसे पहला था घेरे की नीति यानी कि रिंग ऑफ फेंस। रिंग ऑफ फेंस का समय काल रखा गया था 1765 से लेकर 1813 तक। कब से? क्योंकि जब 1764 में बक्सर युद्ध होता है, अंग्रेजों की जीत होती है और 1765 में 2 संधियां होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। तो उसके बाद से समय काल का, क्योंकि विस्तार जो है वहीं से शुरू होता है, बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्णतः कब्जा हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि इस नीति का उद्देश्य मेनली क्या था, बफर जोन्स या बफर स्टेट। कल भी हमने चर्चा की थी जब हम बात कर रहे थे अफगान युद्ध की, कि उन्होंने लास्टली अफगान को जो है एक बफर स्टेट घोषित कर दिया था। और बफर स्टेट होता क्या है, 2 शत्रु राज्यों के बीच एक छोटा राज्य जो होता है, राष्ट्र जो होता है, जिस वो उसकी रक्षा करता है। जैसे कि वर्तमान में बात की जाए तो हम नेपाल को, चीन और भारत के युद्ध में किसे मानते हैं, नेपाल को। ये एक प्राकृतिक बफर स्टेट है क्योंकि वो हिमालय पर बसा हुआ है और एक तरफ उसके चीन है और एक तरफ भारत। तो बफर स्टेट की बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना चाहता है। और होता क्या है कि कंपनी का उद्देश्य नहीं था कि प्रदेश के पास बफर स्टेट की स्थापना, क्योंकि अगर प्रदेश के पास बफर स्टेट रहेगा, जैसे उन्होंने अवध को बफर स्टेट के रूप में घोषित कर दिया था बंगाल की रक्षा करने के लिए, तो क्या होगा, उनकी सुरक्षा जो होती रहेगी। अब क्या हुआ, ये लाया था वारेन हेस्टिंग्स की। किसकी ये नीति थी, घेरे की नीति। अगर प्री एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि घेरे की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। और यह नीति मराठा और मैसूर के साथ उसके युद्धों में प्रतिबिंबित हुई। इसने कई बार, जैसे अफगान रोहेला युद्ध हुआ था, मैसूर की जो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, ये कई बार जो है हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। उसमें दिखता है इस प्रकार रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को स्वयं के खर्चे पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया। जो भी रिंग फेंस यानी जिसे बफर स्टेट घोषित किया जाता था, उसे कहा जाता था कि आपकी रक्षा की जाएगी, लेकिन वो किसी और के खर्च पे, आपकी ना सेना को खर्च देना पड़ेगा। तो वो लोगों को लगता है चलो अच्छी बात है, हमारा तो कुछ लगेगा भी नहीं और फिर हमारी रक्षा हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी ने अपनी स्थिति पर इन सब के प्रति, चाहे अंग्रेज जो भी नियम ला रहे थे, उन सभी के प्रति अंतिम उनका उद्देश्य खुद का लाभ था। तो ब्रिटिश को सुदृढ़ करने के लिए अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया और आवश्यकता पड़ने पर उसका उल्लंघन भी किया। देखिए, ब्रिटिश जो थे या अंग्रेजी कंपनी थी, जो भी कार्य कर रही थी अंततः अपने लाभ के लिए कर रही थी। तो इसने फिर अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया, आगे हम उसे भी देखेंगे, और जरूरत पड़ी तो उसका उल्लंघन भी इन्होंने किया है। जैसे कि अब हुआ अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति। ये कहां से कहां तक के समय काल को कहा जाता है, तो 1813 से लेके 1858 के कार्यकाल को हम क्या कहते हैं, अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति। ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, यानी कर फ्री, जो टैक्स फ्री है, वो व्यापार करने की नीति को अपनाया गया। और जिसके लिए राज्यों को अधीन बनाए जाने और उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की आवश्यकता थी, क्योंकि जो भी राज्य थे उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण बनाने के लिए। और इसी समय कहीं ना कहीं जो मुख्य सारे घटनाएं, जैसे कि डलहौजी की नीति आती है, हड़प की नीति आती है, वारेन बेंटिक जो भी था, सॉरी विलियम बेंटिक, वारेन नहीं, विलियम बेंटिक था, इसने कुप्रशासन के नाम पर कई जो राज्य थे यानी रियासतें थी उन पर कब्जा किया था। या फिर जो सहायक संधि हुई थी, वेलेजली की सहायक संधि, कहीं ना कहीं वेलेजली के सहायक संधि के बाद भी इस चीज को देखा जाता है अधीनस्थ पृथ्वीकरण नीति के समय कालों में। उसके बाद जब 1857 का युद्ध होता है तो ब्रिटिश को भारतीयों की ताकत का पता चलता है। उससे पहले इन्हें लगता था, क्योंकि ये बार बार देख रहे हैं आप लोग की, हमने चर्चा भी, बंगाल पे कब्जा किया, पूना पे कब्जा किया, मैसूर पे कब्जा किया, धीरे धीरे ये अपना विस्तार कर रहे थे भारत में, लेकिन कोई जो था इनके अगेंस्ट बोल नहीं रहा था। तो इन्हें लगा कि अरे इन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन जब 1857 का युद्ध होता है,
1857 के युद्ध की पृष्ठभूमि भी अगर कही जाए तो उसकी पृष्ठभूमि ही मेनली थी वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति, इसी की वजह से हुआ था। हाँ, भले ही तत्कालिक कारण उस समय कुछ और था, पर उसकी पृष्ठभूमि जो थी यही थी। तो जब 1857 का युद्ध होता है, अंग्रेजों को उनकी ताकत यानी भारतीयों की ताकत का पता चलता है, तो ये फिर क्या करते हैं, 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीयों की ताकत का जब इन्हें एहसास हो जाता है, तो एक ऐसी नीति बनाते हैं जिसमें भारतीय रियासत को अलग न रखा जाए, बल्कि उन्हें भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ स्थान दिया जाए। अब इन्हें समझ गया कि ये जो विलय कर रहे थे और अपने में खुद में यानी अंग्रेजी राज्य में मिला रहे थे, ये गलत है। कहीं ना कहीं यही चीज बाद में प्रस्फुटित होकर एक विद्रोह के रूप में 1857 की आई थी। तो इन्हें कहते हैं कि अब इन्हें हमारे जो प्रशासन है उनमें भारतीयों को जो है श्रेष्ठ स्थान देना पड़ेगा। और फिर क्या होता है कि आगे जो महारानी विक्टोरिया थी वही घोषणा करती हैं कि अब भारतीय रियासतों का विलय नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो, और ना ही उन्हें कुप्रशासन के आधार पे आप विलय करेंगे। अगर कुप्रशासन कहीं दिखता है तो आप दंड दे सकते हैं, पर किसी भी राष्ट्र का विलय नहीं कर सकते हैं। तो ये जब होता है तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की सम्राज्ञी, वो घोषणा करती हैं कि अब ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी और इसके अतिरिक्त देसी राजाओं को गोद लेने का अधिकार भी वापस, जो डलहौजी का हड़प नीति था जिसमें गोद लेने को मना कर दिया जाए, इसे भी इन्होंने वापस किया, क्योंकि दत्तक पुत्र जो होता था यानी एडॉप्टेड सन, उसे ये लोग अधिकार नहीं देते थे। तो क्या हुआ कि महारानी ने कहा उन्हें भी आप गोद लेने का अधिकार दो, और जो भी कुप्रशासन के आधार पे अब आप किसी का विलय नहीं कर सकते, भले ही उस रियासत को दंड दे सकते हैं। तो ये बातें हुई। उसके बाद जो उसी समय कई आधुनिक डलहौजी के समय कई कार्य होते हैं, जैसे रेलवे, तार वगैरह। तो ये आधुनिक साधन जैसे कि रेलवे, डाक तार, सड़कें बनती हैं, प्रेस आता है, शिक्षा व्यवस्था, राजनीति के एकीकरण में कई जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कुछ सुधार के कार्य भी होते हैं उसी बीच। यानी जो अधीनस्थ कौन सी नीति थी, ये अधीनस्थ संघ की जो नीति थी, इसके समय काल में ही ये जो है कुछ कार्य भी होते हैं। फिर 1876 में देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दिया जाता है। क्या होता है, फिर 1877 में क्या किया जाता है, जब प्रथम दिल्ली दरबार, हिस्ट्री में आप 3 दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ते हैं, तो जो प्रथम दिल्ली दरबार होता है 1877 में लिटन के समय, उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, यानी विक्टोरिया को जो है भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है और इन्हें कैसर ए हिंद से नवाजा जाता है। क्या उपाधि दी जाती है, कैसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। कब दी जाती है वो, तो याद रखिएगा जब प्रथम दिल्ली दरबार होता है, कब, 1877 में। गवर्नर कौन था, तो लिटन था, और सम्राज्ञी घोषित किया जाता है विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित। सम्राज्ञी घोषित किया जाता है और कैसर ए हिंद से भी उपाधि दी जाती है। तो ये सब होता है इस समय काल में। और जो चौथा था वो समान संघ की नीति को बांटा 1935 से 1947 के समय काल को, जो 1935 का एक्ट आया और उसके बाद 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, इस समय के काल को उसने समान संघ की नीति कहा। 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित होता है जिसमें भारतीय राज्यों को एक अलग संघ बनाने की बात होती है, पर संघ बन नहीं पाता है। याद रखिएगा, बात होती है पर वो संघ बन नहीं पाता है। फिर क्या होता है कि अंततः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को ब्रिटिश से पूर्णतः जो है स्वतंत्रता मिल जाती है, यानी ब्रिटिश जो है भारत से चले जाते हैं। और ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। किसके तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। तो इसमें आपसे ज़्यादातर सवाल इसी तरह के पूछे जाते हैं कि अच्छा ये जो घेरे की नीति हुई थी, कब समय काल पूछा जा सकता है मिलान करने का, या जैसे कि
घेरे की नीति के समय गवर्नर जनरल, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा जो सवाल हैं नहीं पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से। बस इतिहास को समझने के लिए मैं चर्चा की ताकि आपको समझ में आए कि किन कार्यकालों के समय कौन सी जो घटनाएं हैं घटित हुई थी। अब जो होता है वेलेजली की सहायक संधि, इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था आपका क्लाइव का द्वैत शासन। इसकी चर्चा हमने की ही थी। 1757 का युद्ध होता है और उस पे जो है कठपुतली सरकार बंगाल में बनती है। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध घटित होता है और बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार हो जाता है और उस पे क्या हो जाता है, वहाँ पर अब जो है नवाब एक कंपनी अपने पसंद की जो है सूबेदार या निजामत को नियुक्त कर देती है। और अब वहाँ क्या होता है, क्लाइव क्या कर देता है कि जो राजस्व वसूली वगैरह के कार्य हैं वो ब्रिटिश के हाथों में यानी कंपनी के हाथों में चला जाता है और प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो किसके हाथों में रह जाता है, नवाब में। यानी कि कह सकते हैं कि अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही जो है अलग अलग हो जाते हैं और इसी घटना को हम क्लाइव का द्वैत शासन कहते हैं। अगर आपसे प्री में कभी सवाल पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा क्लाइव ने की थी। खैर, लेकिन सिर्फ सवाल पूछा जाए कि द्वैत शासन का जनक कौन है, तो होगा लियोनेल कर्टिस, ना कि क्लाइव करें, क्योंकि कई बार ऐसे मिस्टेक्स हम कर जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में अक्सर ये दोनों के ही नाम दिए होते हैं। फिर क्या होता है कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है और ये आकर क्या करता है, द्वैत शासन को बंगाल से समाप्त कर देता है और सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। पटना और मुर्शिदाबाद में जो कार्यालय हैं उसे भी समाप्त कर देता है, दीवान के पद को हटा देता है, कलकत्ता में एक अलग से परिषद का गठन करता है और मतलब कह सकते हैं ऑल ओवर वो जो जितना भी कार्य था अपने हाथों में ले लेता है, प्रशासन से लेकर राजस्व का। और 73 में फिर जब 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स जो है, जो बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ता है द्वैत शासन का वो बहुत बुरा पड़ता है यहाँ जो है, क्योंकि अंग्रेजों की तो क्या थी, आर्थिक लाभ कमाना, जितना हो सके धन का लूट करना। इधर किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती गई क्योंकि जमींदारों ने कर बढ़ा दिए। फिर जो उनके अधिकारी थे उनकी शोषणकारी नीतियों की वजह से उद्योग धंधे जो थे, कुटीर उद्योग धंधे बंद होने लगे, बहुत लोग बेरोजगार होने लगे, बुनकर शिल्पियों के जो है रोजगार खत्म होने लगे और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन बंगाल की स्थिति गिरती जाती है। वहाँ की कानून व्यवस्था जो है ठप हो जाती है, वहाँ अव्यवस्था, अराजकता वगैरह जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये था बंगाल में द्वैत शासन और उसका जो प्रभाव पड़ा था। अब हम चर्चा करते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की और मेन टॉपिक पर लौटते हैं जो कि है वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली जो गवर्नर जनरल बनता है वो याद रखिएगा 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेजली जो है या लॉर्ड वेलेजली जो है भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल है। अब याद रखिएगा कि सहायक संधि को शुरू तो सबसे पहले डुप्ले, जो फ्रांसीसी था डुप्ले, गवर्नर डुप्ले ने शुरू किया था, लेकिन इसे वास्तविक रूप से लागू कौन करता है, तो याद रखिएगा इसे व्यापक या वास्तविक रूप से वेलेजली शुरू करता है। जो कि फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, इसने ही इस संधि का प्रयोग पहली बार किया था। यानी कि अपने सेना को रखता था रियासतों की सुरक्षा के लिए और उसका खर्च कौन उठाता था, राजा उठाता था। देखिए कितनी चालाकी करते थे, सेना इनकी रहती थी, खर्च नवाब या वहाँ की रियासतें या राजा उठाता था और ये कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। सहायक संधि की अगर बात की जाए तो कुछ नहीं था, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दूसरे की सुरक्षा परिप्रेक्ष्य से की गई है एक संधि थी। लेकिन इसमें लास्टली जो है रियासतें जो थी, देसी रियासतों के संप्रभुता का हनन था, क्योंकि सब कुछ किसके हाथों में था, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में। वो सारे रूल अपने अनुसार लगाए थे कि हाँ ऐसे करना है वैसे। तो लास्टली हम ये कह सकते हैं कि भले ही ये
कहा तो जा रहा था कि हम देसी रियासतों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अंततः जो था देसी रियासतों के संप्रभुता का ये हनन था कहीं ना कहीं। तो होता है कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के तहत भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करके कंपनी के राज्य का विस्तार कर फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया, जो कि कंपनियों वहां के राज्यों पर फ्रांसीसी जो प्रभाव थे इस सहायक संधि को वो लाकर समाप्त कर दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक संधि की नींव कहां पड़ी थी, तो याद करिए जब मैं 1765 में 16 अगस्त 1765 को जब द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई थी, किसके मध्य, क्लाइव और सुजाउदौला यानी अवध के नवाब, तभी कहीं ना कहीं सहायक संधि की जो है नींव पड़ चुकी हुई थी। क्योंकि वहां भी क्या था, सेना थी ब्रिटिश की और नवाब कौन था, खर्च के कौन चला रहा था, अवध का नवाब। तो सहायक संधि की जो बीज पड़ी थी वो पड़ी थी द्वितीय इलाहाबाद संधि के तहत, जब अवध के नवाब के साथ हुई थी, क्योंकि अवध के नवाब के खर्च पे वहां पर ब्रिटिश सेना तैनात की गई थी। प्रथम सहायक संधि 1765 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही कर ली थी, जब उसकी सुरक्षा के बदले धन वसूला गया था। किंतु वास्तविक शुरुआत कब होती है, 1798 में, जब लॉर्ड वेलेजली जो है गवर्नर जनरल बनता है, तब जो है वास्तविक शुरुआत होती है। होता क्या है इसके अंतर्गत, सहायक संधि को स्वीकार किसने किया, तो सबसे पहले याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ सवाल है, तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किया था। कब, 1798 में, और पुनः फिर 1800 में। फिर मैसूर क्या किया था, 1799 में। याद करिए मैसूर 1799 में कब, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है, यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज अपनी पसंद से वाडियार वंश में कृष्ण राय द्वितीय को वहां का शासक घोषित करते हैं और उनके साथ सहायक संधि कर लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद की घटना है। तो मैसूर के साथ होता है, तंजौर में होता है अक्टूबर 1799 में, फिर अवध में किया जाता है। अवध में पहले तो नींव भी पड़ी थी, फिर 1801 में पुनः वहां किया जाता है। पेशवा से किया जाता है, बरार के भोसले से किया जाता है, जो सिंधिया थे उनसे 1804 में, और वर्ष 1818 में याद रखिएगा जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर, ये जो राजस्थान के 4-5 क्षेत्र हैं, इन सब से जो है सहायक संधि की जाती है। एक सवाल जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा, जो इंदौर के होलकर थे, इन्होंने कभी भी सहायक संधि को नहीं मानी थी। इनके साथ सहायक संधि नहीं की गई थी। किनके साथ, तो इंदौर के होलकरों के साथ। तो यहां तक हमने देखी कि कौन कौन जो है सहायक संधि की किन किन राज्यों के साथ या देसी रियासतों के साथ की गई थी। अब इसका जो है विशेषता क्या था, यानी क्या क्या थे इसमें रूल जो थे, क्या क्या थे कि अगर कोई राज्य सहायक संधि को अपनाता है या उस किसी राज्य के साथ सहायक संधि की जाती है तो क्या क्या लागू होगा। तो पहला जो होगा, ब्रिटिश कंपनी राज्यों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। आंतरिक भी करेगी और बाहर से, दोनों से सुरक्षा करेगी। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकता, यानी कोई भी देसी रियासत बिना ब्रिटिश कंपनी की अनुमति के किसी और यूरोपीय को अपनी सेना में या अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकता। तीसरी बात थी, कोई भी देसी रियासत सहायक संधि स्वीकार करेगी तो कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु राज्य के व्यक्ति को शरण या नौकरी नहीं दे सकती। पहले था ना, जैसे कहीं कोई युद्ध होता था, कोई राजा हार जाता था तो भागकर कहीं अपने पड़ोसी राज्य में शरण ले लेता था, कोई संधि कर लेता था। जैसे कि हमने चर्चा की थी, बाजीराव द्वितीय जाके बसीन में शरण लेता है, अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अवध का नवाब जो मीर कासिम है भाग जाता है और फिर अवध और मुगलों के साथ एक संधि या संगठन बनाकर द्वितीय बक्सर युद्ध में शामिल होता है। तो ये मना कर देता है कि ना आप शरण दे सकते हैं ना ही नौकरी पर रख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सहायक संधि वाले राज्य, यानी जहां सहायक संधि हो चुकी है, राज्य शासन प्रबंधन के लिए अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखेगी। जैसे कई बार हमने पढ़ा
नेपाल वाले युद्ध में कि नेपाल काठमांडू में रेजिमेंट करना है, बर्मा वाले में कि वहाँ रेजिमेंट घोषित करना है, तो रेजिमेंट भी बनाना है उन्हें। इसके अलावा देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना, यानी बिना ब्रिटिश कंपनी की अनुमति के किसी अन्य राज्य से ना तो वो युद्ध कर सकता है, ना वो संधि कर सकता है, ना ही मैत्री कर सकता है। अर्थात किसी भी मित्रता या शत्रुता करने से पहले कंपनी की अनुमति आवश्यक है, यानी वो बिना कंपनी की अनुमति के ना तो मित्रता कर सकता है और ना ही किसी के साथ शत्रुता कर सकता। नेक्स्ट क्या है, देसी रियासतों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं। ये अच्छी बात थी कि उनके आंतरिक जो शासन होंगे उसमें ब्रिटिश कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन देखिए एक ही सिर्फ जो है देसी रियासतों के पक्ष के हैं, बाकी सारे ब्रिटिशों के फायदे के हैं। इसके अलावा सभी देसी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहां अपनी सेना रखेगी जिसका खर्च उस रियासत को उठाना पड़ेगा। जैसे कि द्वितीय इलाहाबाद की संधि में हुआ था कि अवध का नवाब जो था वहां के सेना का खर्च उठा रहा था। तो ये कुछ चीजें थी। इसके बाद क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन इनकी, यानी कि जो देसी रियासतें थी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई, अंग्रेजों की मनमानी बढ़ती गई और ये इनके मतलब जो जरूरतें थे पूरा करने में कमजोर पड़ते गए। फिर इसका प्रभाव क्या हुआ, या इस सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ, यानी कि ब्रिटिशों को क्या लाभ हुआ। तो देसी रियासतों से फ्रांसीसियों का प्रभाव तो पूरी तरह समाप्त ही हो गया, क्योंकि ये पहले ही फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करके ही सहायक संधि किए थे। इसके अलावा कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया, यानी जो देसी राज्यों की या रियासतों का संप्रभुता था वो खत्म होता गया और इनका प्रभुत्व बढ़ता गया। कंपनी की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में और ज्यादा वृद्धि होने लगी, क्योंकि इनकी जो प्रतिष्ठा थी, इनकी शक्ति थी, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसके अलावा इस संधि के तहत कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्चे पर विशाल सेना मिल गई। इनका कुछ भी खर्च नहीं लग रहा है, उसके बावजूद इनकी रक्षा हो रही है, क्योंकि किसी और के खर्च पर इनका सेना जो है वो जिंदा है। और उसमें भी इन्हें था कि नकद वेतन देना है, उन्हें सेना को नकद वेतन देना है, और अगर आप नकद वेतन नहीं दे सकते तो आपको कोई इलाका या क्षेत्र देना पड़ेगा जिससे सेना जो है अपने खर्च का वहन करेगी। अब देखते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राजा किसी और के साथ मिलकर कोई संधि या संघ नहीं बना सकते थे, क्योंकि अब तो ऐसी संधि ही हो चुकी थी। तो जो यहाँ के देसी रियासत थे या राजा थे, अब ये किसी पड़ोसी राज्य या किसी भी राज्य के साथ जो है कोई शत्रुता मित्रता नहीं कर सकते। तो जो था अब कंपनी ही सब कुछ, यानी ब्रिटिश ही सब कुछ थे, बाकी किसी का कुछ नहीं था। यानी ब्रिटिशों का जो बोलबाला है दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता चला गया। कंपनी देसी रियासतों के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई, यानी उनके देसी रियासतों के आपसी भी कोई विवाद होते थे तो उसकी मध्यस्थता अब कौन करता था, यानी बिचौलिया का काम कौन करता था, तो वो भी अंग्रेज यानी ब्रिटिश ही करते थे। इस संधि के फलस्वरूप कंपनी की साम्राज्यवादी सीमाएं भी बढ़ गई, क्योंकि धीरे धीरे इनके साम्राज्य का विस्तार जो है होता चला गया, और यही इनकी नीति ही थी। इनकी नीति ही थी साम्राज्य का विस्तार करना। तभी तो ये युद्ध के माध्यम से या कूटनीति या प्रशासन के माध्यम से ये कार्य जो है कर रहे थे। सहायक संधि के पश्चात धीरे धीरे देसी राज्य कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर संतुष्ट हो गए। अब क्या हुआ, एक कहते नहीं है कि जब कुछ नहीं मिलता तो जो है उसी में इंसान खुश रहना सीख जाता है। तो यहाँ के जो राजा थे धीरे धीरे क्या हुआ, उसी में जो है खुश होने लगे और ये संतुष्ट हो गए, और जिससे कंपनी के विरुद्ध बड़ी शत्रुता की भाव को नियंत्रित करने में भी सफलता। अब कंपनी को क्या है, उसका कोई शत्रु ही नहीं बचा, क्योंकि हर कोई उसी की बात मान रहा है। क्योंकि मान लो राजा अगर इसके साथ नहीं सहायक संधि करते तो जरूर अंग्रेजों के विरुद्ध आके युद्ध करते, पर अब तो ये सहायक संधि कर चुके थे तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये क्या है, इसमें भी जो है ब्रिटिश कंपनी सफल होती गई। अब हम देखते हैं कि इसका देसी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी तक तो हमने देखा उसकी विशेषताएं क्या थी, यानी कौन कौन से नियम जो थे सहायक संधि के तहत देसी रियासतों पे लागू हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिशों को क्या लाभ हुआ। अब देते हैं इस पर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा।
देसी रियासत के शासक नामात्र के शासक बनकर रह गए एवं उनकी सर्वाधिक शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि अब तो वो नामात्र के ही है ना। अंग्रेज ही जो चाहे कर रहा था, अंग्रेजी सेना आपके यहाँ है, आप ना मित्रता कर रहे हैं ना शत्रुता कर पा रहे हैं। तो वो क्या हुआ, एक तरफ से कठपुतली जैसे नवाब थे ना बंगाल में, ठीक वैसे ही थे ये लोग भी। इसके अलावा अंग्रेजों की धन की मांग जो है निरंतर बढ़ती चली गई, इनकी मांग जो थी निरंतर बढ़ती चली गई और अंततः रियासतों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ गया, क्योंकि वैसे ही इनकी आर्थिक स्थिति जो रियासतों की थी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और अंग्रेजों के बोझ की वजह से इनका कर्ज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अंग्रेजी सेना पर अत्यधिक व्यय होने के कारण देसी रियासतें की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और देसी रियासतों की जो खुद की सेना थी उनका कामकाज छूट गया, यानी कि यहाँ की जो सेना थी वो बेरोजगार हो गई। जो पहले देसी रियासतों के यहाँ अपनी जो सेना थी वो बेरोजगार हो गई, क्योंकि अब सेना कौन था, इनके यहाँ ब्रिटिश का, तो उनके जो रोजगार थे वो चले गए। संरक्षित राज्यों के जितने भी सैनिक थे वे बेरोजगार हो गए, क्योंकि अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था, तो ये लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य शीघ्र ही दिवालिया हो गए। दिन प्रतिदिन क्या है, इनकी स्थिति गिरती गई और अंततः ये दिवालिया हो गए। सहायक संधि के पश्चात भारतीय राजाओं की बुद्धिमत्ता, साहस, सैन्य संगठन आदि दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर अग्रसर हो गए। अब क्या हुआ कि भारतीय राजा, उनके साहस अब ना युद्ध कर रहे हैं ना वो अपने पसंद की सेना रख रहे हैं, तो उनकी सारी जो चीजें थी, यानी बुद्धिमत्ता था, साहस कह सकते हैं, सैन्य व्यवस्था से सैन्य ताकत थी, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई और भारतीय राज्य जो है निरंतर पतन की तरफ बढ़ता गया और अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला गया भारत में। देसी रियासत की प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई, क्योंकि ये राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर थे। तो अब इनका जो यह ना कि देसी रियासत जो थे या वहाँ के राजा थे, इनका अपने प्रजा के प्रति जो उत्तरदायित्व था वो खत्म होते चला गया, क्योंकि इनके पास, इनके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि ये खुद ब्रिटिश के हाथों की कठपुतली कह सकते हैं बनकर रह गए थे। तो ये प्रभाव पड़ा था। ऐसे सवाल आप मतलब मेंस में ये सब पॉइंट है जो हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि स्टेटमेंट वाइज कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं तो कम से कम आपको पता हो कि कौन सी वजह थी या क्या प्रभाव पड़े। अब हम बात कर रहे हैं आज के ही टॉपिक का, जो एक और मुख्य टॉपिक है, लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत। यानी आज के सेशन का एक और भी जो मेन टॉपिक है, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे कि हम हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प नीति। ये जो बनता है लॉर्ड डलहौजी, ये बनता है 1848 से लेकर 1856 तक ये रहता है। कब से कब तक रहता है? 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि अब पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। फिर क्या हो जाता है? बन जाता है विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो ये क्या है? भारत का गवर्नर जनरल है, ना कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि अब तो भारत पे ही इनका अधिकार हो गया। जब तक बंगाल पर था तब तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे, लेकिन जब अब भारत के विभिन्न राज्यों में, क्षेत्रों में इनका आधिपत्य स्थापित हो चला गया, तो ये क्या कहलाने लगे? भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्य विस्तार के लिए, ये भी जो काम किया, किसके लिए किया? साम्राज्य विस्तार के लिए। अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए इसने विलय का सिद्धांत लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे ही हम व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं या शांतिपूर्ण विलय की नीति कहते हैं। व्यक्तिगत का भी सिद्धांत कहते हैं या शांतिपूर्ण विलय की नीति। तो आपसे एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जाए, चाहे पूछा जाए व्यक्तिगत का सिद्धांत किसका है, शांतिपूर्ण विलय की नीति पूछा जाए, या विलय का सिद्धांत, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी का है।
लॉर्ड डलहौजी ने कुछ अच्छे भी कार्य किए हैं अपने समय में, जैसे रेलवे की शुरुआत वगैरह, जो तार डाक सेवा वगैरह अच्छे इनके कार्यों में से माने जाते हैं, जिसका फायदा बाद में भारतीयों को भी हुआ। ये एक तरह से सहजीवी टाइप का कह सकते हैं, भले ही वो उस टाइम अपने लिए, अपने फायदे के लिए इसकी शुरुआत किए थे, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीयों को भी और आज तक हो रहा है। तो इसमें क्या था, इसमें बस यही था कि कोई भी जो है एडॉप्ट नहीं, गोद बच्चा नहीं ले सकता है, और अगर आप गोद लेते हैं तो उसे हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि अक्सर राजा लड़ाई में मारा गया, उसके बच्चे अभी हैं ही नहीं, तभी तक वो लड़ाई में मारा गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, अक्सर वो घर से मतलब लड़ाई के लिए बाहर है तो उसका खुद का बच्चा नहीं होता था, तो वो एडॉप्ट कर लेते थे, यानी गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं। तो इसने इस बोला कि अगर किसी भी राज्य में खुद का बेटा नहीं होगा तो उसे हम उत्तराधिकारी नहीं घोषित करेंगे, बल्कि उसे हम अपने राज्य में यानी अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लेंगे, जिसके अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज उसके दत्तक पुत्र को नहीं, यानी कि जो गोदी लिया हुआ या एडॉप्टेड सन होगा उसे हम नहीं करेंगे। अब क्या होता है, इसके तहत उसने गोद लेने की प्रथा पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगा दी तथा संतानहीन शासकों को राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास कर लिया। इसीलिए जिनके बच्चे नहीं होते थे वो काफ़ी इस बात से परेशान भी होते थे कि अब तो मेरा बच्चा नहीं है, तो अब जो अगर मेरी मृत्यु किसी युद्ध में हो जाती है तो ये क्या करेंगे, मेरे साम्राज्य को अपने में यानी अंग्रेजी राज्य में मिला लेंगे। इस तहत के तहत याद रखिएगा 3 श्रेणियां थी, यानी भारत के रियासतों को डलहौजी ने 3 श्रेणियों में रखा। पहले में था कि आप जो है गोद बच्चा ले सकते हैं, दूसरे में था अगर आप गोद बच्चा लेते हैं तो सरकार की सहमति लेनी पड़ती है, और तीसरी जो श्रेणी थी इसमें था कि आप गोद ले ही नहीं सकते, यानी पूर्णतः बैन लगाया था इन्होंने गोद लेने पे। तो जो प्रथम श्रेणी में कौन से रियासत थे, इसमें वे सभी रियासतें थी जो कभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रही थी, यानी कभी भी, जब तक ब्रिटिश 1600 से इंडिया में आए थे, फिर उनका जब 1757 के युद्ध और 1764 के युद्ध के बाद अधिकार होता गया, कभी भी नहीं रहा हो और किसी भी प्रकार का कर भी यानी टैक्स भी जमा नहीं कर रहा हो, तो इस श्रेणी के जो भी रियासतें थे ये गोद ले सकती थी। याद रखिएगा, गोद ले सकते थे। उसके बाद दूसरी श्रेणी आती है, इसमें वे रियासतें थी जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी, यानी किसी समय में मुगल सम्राटों के अधीन या फिर पेशवा जो थे उनके अधीन रही थी, परंतु उन्हें कर देती थी, यानी कि या तो पेशवा को या फिर मुगलों को कभी भी कर देती थी, परंतु अब वे अंग्रेजों के अधीन नहीं थी। यानी उस टाइम तो रही थी, किसी समय काल में वो मुगलों के या पेशवा के अधीन रही थी, उन्हें कर चुकाती थी, लेकिन अब वो अंग्रेजों के अधीन नहीं है। तो ऐसे अगर गोद लेते हैं तो उन्हें सरकार से यानी ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। गोद तो ले सकते थे, गोद तो ले सकते थे, लेकिन ब्रिटिश की अनुमति से, ब्रिटिश सरकार की अनुमति से। याद रखिएगा। अब एक तीसरी जो श्रेणी थी, इसमें वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी ही तरह से योगदान था, चाहे प्रत्यक्ष डायरेक्ट कहा जाए या फिर इनडायरेक्ट कहा जाए, कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का योगदान रहा है। तो ये जो थे ये बिल्कुल भी तृतीय श्रेणी वाले जो थे, ये द्वितीय की बात हुई है, ये प्रथम की, ये गोद लेने पे पूर्णतः बैन था इनके। मतलब ये नहीं ले सकते थे, बिल्कुल भी गोद नहीं ले सकते थे। अब इस आधार को मानते हुए डलहौजी ने किसे किसे हड़प नीति के तहत मिलाया। डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर सबसे पहले 1848 में सतारा को, फिर जैतपुर को, संभलपुर उड़ीसा में है संभलपुर, जैतपुर जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उसके बाद
इन दोनों को 1849 में मिलाता है, फिर बघाट को 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853। याद रखिएगा किसी किसी बुक में झांसी का 1855 भी लिखा होता है और किसी बुक में 1853 लिखा होता है, और नागपुर 1854 में मिला लिया। इसके अलावा 1855 में वो करौली एक स्थान है, उस पे भी ये जो है हड़प नीति को लागू करता है, पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। किसे? याद रखिएगा 1855 में करौली पर ये क्या है, हड़प नीति के तहत उसका विलय करना चाहता है, लेकिन कोर्ट ऑफ जो डॉक्टरेट है वो इसे अमान्य घोषित कर देता है और करौली को जो है ये नहीं विलय नीति के तहत अपने में मिला पाता है। लेकिन 1856 में ये कुप्रशासन के आरोप में अवध को विलय कर लेता है, अवध का क्षेत्र। और इस समय अवध का जो राजा था, याद रखिएगा अंतिम अवध का वो राजा है वाजिद अली शाह। याद रखिएगा उस समय अवध का राजा कौन था, शासक कौन था, अंतिम शासक था ये वो था वजीद अली शाह। ये रहा था 1847 से लेकर 1856 तक। इसे ये लोग इसे कुप्रशासन के आरोप में ये क्या करते हैं, ऑक्ट्रम के रिपोर्ट के आधार पर, एक सरकारी रिपोर्ट है उसके आधार पर इस पे कुप्रशासन का आरोप लगाते हैं और उसे क्या करते हैं, ये विलय कर लेते हैं। और वहां पर ये क्या करते हैं, हेनरी लॉरेंस को, किसे, यानी कि अवध में हेनरी लॉरेंस को ये क्या करते हैं, वहां के रेजिमेंट के रूप में नियुक्त कर देते हैं। कि कहां पर, अवध में जो है हेनरी लॉरेंस को, याद रखिएगा हेनरी लॉरेंस को अवध रेजिडेंट के रूप में नियुक्त कर देते हैं। याद रखिएगा सतारा को जब ये मिलाते हैं 1848 में, तो सतारा में उस समय राजा जो थे वो नाम था उनका अप्पा साहिब। नाम क्या था, सतारा के जो राजा थे याद रखिएगा उनका जो नाम था अप्पा साहिब। अप्पा साहिब की मृत्यु होती है, ये एक लड़के को गोद लिए होते हैं पुत्र के रूप में, लेकिन ये इन्हें मानने से मना कर देते हैं और अपने यानी कि अंग्रेजी राज्य में विलय कर लेते हैं। और संबलपुर जो कि उड़ीसा में है वर्तमान में, संबलपुर का भी क्षेत्र है, यहाँ का उस समय राजा थे नारायण, राजा का नाम था नारायण। इनकी जब मृत्यु होती है तो इनकी जो विधवा है, यानी इनकी जो विधवा पत्नी है वो शासन करती है, लेकिन डलहौजी वहां पर भी जो क्या करता है, व्यक्तिगत के नियम को लागू करके अंग्रेजी राज में विलय कर लेता है। ठीक वैसे ही बात की जाए झांसी की अगर, तो झांसी में कौन थे, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके पति का नाम था गंगाधर राव। रघुनाथ राव तृतीय की मृत्यु के बाद गंगाधर राव जो है शायद 1838 ईस्वी में शायद रघुनाथ राव की तृतीय की मृत्यु होती है, और फिर शायद 42 या किसी में जाकर गंगाधर राव राजा बनते हैं वहां के। तो गंगाधर का अपना कोई पुत्र नहीं होता है, तो ये अपने चचेरे भाई का बेटा एक है उसे गोद लेते हैं, लेकिन ये बाद में इसे भी नहीं मानते हैं, यानी डलहौजी नहीं मानता है। और बाद में जब गंगाधर की मृत्यु हो जाती है, इसी सोच में कि उसके बेटे को नहीं, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है गंगाधर राव की, और जब रानी झांसी की रानी जो है वहां अपने साम्राज्य पर शासन करना चाहती है, तो अंग्रेज वहां से उन्हें शासन नहीं करने देते और क्या कर देते हैं, विलय की नीति के तहत झांसी को भी 1853 में अपने अधिकार में कर लेते हैं। इसलिए 1853 ही माना जाता है क्योंकि जो गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी 1853 में ही हुई थी, इसीलिए इस डेट को ज़्यादा सटीक माना जाता है, मतलब ईयर को। और ठीक ऐसी ही कोई नीति जो थी, और कुछ ऐसी ही नीति जो थी आपने देखा होगा, जो कानपुर के, जो कि 2027 में अगर मैं बात कर पा रही हूँ,
तो याद करिए, जो बाजीराव द्वितीय थे, क्योंकि बाजीराव द्वितीय की मृत्यु कब हो जाती है 1818 में, तो उनका दत्तक पुत्र ही जो नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 1857 के युद्ध में क्या बोलते हैं 1857 में कानपुर से जिन्होंने नेतृत्व किया था, नाना साहब, वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। वो पेंशन पर थे, लेकिन बाद में विलय की नीति के तहत उनका पेंशन रोक दिया जाता है, और जब 1857 का युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं इसी का बदला लेना होता है। इन्हीं सब, अगर कभी भी इससे पहले इसके बाद जो है हम अब 1-2 दिन में हमारी जो क्लासेस होगी 1857 के विद्रोह से संबंधित होगी, तो याद रखिएगा वेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की जो व्यपगत नीति है, ये दोनों ने ही कहीं ना कहीं जो है 1857 के युद्ध का जो पृष्ठभूमि है तैयार किया था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कल से जो आपकी क्लासेस होगी वो लाइव चलने वाली है। कल से आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली है सुबह, यानी कि मॉर्निंग 11 बजे आपकी PYQ की अभी क्लासेस चलेगी, जैसे कि बीच बीच में आपकी अभी चल रही थी। RO ARO एग्जाम के PY की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो क्लासेज आपकी चलेगी वो मॉर्निंग 11 बजे मेरी ही चलेगी, और फिर शाम को 6 बजे, मतलब शाम में फिर आपकी 6 बजे से जो है फिर ये क्लासेज जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज आपकी चल रही है, कल से शाम 6 बजे लाइव चलेगी। तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलिए। तो याद रखिए 2 टाइम आपको लाइव क्लासेस में जुड़ना है, एक 11 बजे RO ARO के प्रीवियस ईयर सवालों के साथ, और एक शाम 6 बजे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। तो चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और फिर एक से बार आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।